दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर में। मित्रों, आज हम जिस परिवहन की बात करेंगे वह है वायु परिवहन। आप सब जानते हैं वायु परिवहन परिवहन का सबसे अच्छा और शीघ्रतम चलने वाला संसाधन है। देखिए, इससे बहुत अधिक समय की दूरी हम कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिया से लंदन जाना हो तो उसकी दूरी केवल 5 घंटों में तय की जा सकती है। वायु परिवहन के द्वारा ही संभव हुआ है। वायु परिवहन सबसे तीव्र, आधुनिक और सबसे महंगा साधन है। देखिए, कुछ उत्पादों सामानों को शीघ्र, जो खराब होने वाले उत्पाद है उनको शीघ्र समय पर पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई भी सामान आता है बाहर से, विदेशों से, वो खराब जो है ना जल्दी हो, तो उसको समय से बचाने के लिए वायु परिवहन बहुत कम समय में उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। तो इस कारण इसका उपयोग अधिक होता है और ये सबसे आधुनिक साधन है संसाधन का। देखिए, वायु परिवहन का सबसे तीव्र, आधुनिक और महंगा साधन है। इसकी भारत में जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1911 के अंदर। इलाहाबाद और नैनी के बीच एक प्रथम उड़ान भरी गई थी भारत के अंदर 1911 के अंदर। आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें वायु परिवहन में भारत में इसके प्रमुख मार्ग कौन से हैं, यानी जो भारत की जो प्रमुख फ्लाइट है वो एयर इंडिया है। इस एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण भारत ने कर लिया था। उसके बाद इसके वायु मार्ग कौन से हैं। देखिए, एयर इंडिया के वायु मार्ग में आता है कोलकाता से दिल्ली, मुंबई, काहिरा, रोम, उस्लफ, जिनेवा, पेरिस, लंदन होते हुए न्यूयॉर्क तक ये पूरा वायु मार्ग जाता है। तो इतना बड़ा ये जाल, विस्तृत जाल फैला हुआ है। बात करें, एक आता है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा उसको कहते हैं जहां पर कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम हो, यानी जहां पर धुआं कम निकले, कार्बन उत्सर्जन कम हो, वह ग्रीन एयरपोर्ट कहलाता है। और हमारे एशिया का जो प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है वह है हैदराबाद का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है जहां पर कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम होता है। हम बात करें भारतीय हवाई अड्डों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो भारतीय हवाई अड्डों को 4 श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, जहां से एक देश से दूसरे देश के लिए फ्लाइट जाती है या वायुयान जाता है, उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। जैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुंबई का शांताकुज छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इनसे एक देश के दूसरे फ्लाइट आती और जाती है। अगर हम बड़े हवाई अड्डों की बात करें, दूसरी श्रेणी है, तो जयपुर का नाम पहला आता है। जयपुर, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, ये देश के बड़े हवाई अड्डे हैं। बात करें मध्यम श्रेणी की, तो इसमें आता है इलाहाबाद, औरंगाबाद और भुवनेश्वर का नाम। अगर हम सबसे छोटे, जो बहुत घरेलू फ्लाइटों के लिए छोटी दूरी के लिए आते हैं, वह आता है अकोला, सतना, सोलापुर और जोधपुर। तो ये थे एयर इंडिया के कुछ मार्ग और इनको बांटा गया है श्रेणियों के अंदर। ये वायुयान था। आगे आपको बताएंगे इससे आगे जल परिवहन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे जल परिवहन के बारे में। देखिए, जल परिवहन वायु परिवहन का ठीक उल्टा है। वायु परिवहन बहुत महंगा है, जबकि जल परिवहन बहुत सस्ता साधन है। इसके अंदर बहुत सारी भारी वस्तुएं, बड़ी बड़ी मशीनों को इससे आसानी से ले जाया जा सकता है। देखिए, इसके लिए आप देखिए, इसके लिए बंदरगाह बने हुए थे। बंदरगाह क्या होता है, जहां से सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है, वह बंदरगाह कहलाते हैं। इसमें परिवहन मार्ग के रखरखाव और समस्या भी नहीं होती है कि भाई ये तो प्राकृतिक होते हैं। समुद्री मार्ग क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, जल, उसके रखरखाव समस्या भी नहीं होती है। भारत में जल मार्ग को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक और महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक जो देश के अंदर ही होते हैं, जैसे कि नदियां, नहरें, झीलें, इनके द्वारा जो परिवहन किया जाता है वह कहलाता है आंतरिक जल परिवहन। इसमें नदियों और नहरों का प्रमुख योगदान होता है। भारत में आंतरिक जल परिवहन एक जो है जहाज रानी अपना, उस जहाज रानी के लिए 14,500 किलोमीटर का लंबा जलमार्ग हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। और देश के सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग कहाँ कहाँ पर है, तो पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में नदियां बहुत ज्यादा है, तो पहला नाम किसका आएगा, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, आसाम और केरल, इन सब में देश का आंतरिक जलमार्ग फैला हुआ है। बात करें दूसरा, महासागरीय जल परिवहन। हमारी एक लंबी समुद्र तट रेखा है 7,517 किलोमीटर लंबी, जो 20 लाख वर्ग किलोमीटर का समुद्री आर्थिक क्षेत्र बनाती है। उसके अंदर ये सारा परिवहन होता है। इसके लिए हमारे यहाँ पर देश में 200 मध्यम और छोटे बंदरगाह है और 13 बड़े बंदरगाह है, जिसमें देश के व्यापार का 95% व्यापार इन बड़े बंदरगाहों से ही होता है। देश के 13 बड़े बंदरगाह। छोटे बंदरगाहों की बात करें तो गुजरात में इसकी संख्या है 40, महाराष्ट्र में 53, गोवा में 5, दमन और दीव में 2, कर्नाटक में 9, केरल में 13, लक्षद्वीप में 40, तमिलनाडु में 14, पुडुचेरी में 1, पश्चिम बंगाल में 1
और अंडमान निकोबार में 23 बंदरगाह स्थित है। तो दोस्तों ये था जल परिवहन। आगे बात करेंगे पाइपलाइन। देखिए अब बात करते हैं पाइपलाइन परिवहन की। देखिए पाइपलाइन सबसे नया साधन है परिवहन का। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल होता है या खनिज तेल होता है, पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, इनका जमीन के अंदर सुरंग के रूप में इनका परिवहन किया जाता है और इनको तेल शोधनशालाओं तक पहुंचाया जाता है। ये परिवहन का सबसे सस्ता और द्रुतगामी है, मतलब इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इतना अच्छा साधन है ये पाइपलाइन। देखिए पाइपलाइन परिवहन का नया साधन है। खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के परिवहन तो ये सबसे सस्ता साधन है। इसके लाभ क्या है, पाइपलाइन से क्या लाभ है? पहली बात तो सस्ता साधन है क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम आता है, सस्ता है। सुगम परिवहन, इसके बीच में कोई बाधा नहीं आती है। अगर सड़क से जाएंगे या किसी और परिवहन माध्यम से जाएंगे कोई बाधा आ सकती है, किंतु जमीन के नीचे से इस पर कोई बाधा नहीं आती। सुगम परिवहन है। ऊबड़ खाबड़ मार्ग से भी इसका परिवहन हो सकता है। जैसे कि ऊबड़ खाबड़ मार्ग है भूमि के ऊपरी सतह पर, वहां से परिवहन मुश्किल है, लेकिन भूमि की निचली सतह पर ऊबड़ खाबड़ मार्गों से भी इसका परिवहन किया जा सकता है। ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत, और इससे सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण बहुत कम होता है। इससे प्रदूषण की कोई संभावना नहीं होती है। तो ये तो हो गए पाइपलाइंस के लाभ। बात करें हम भारत में पाइपलाइंस की। सब जानते हैं भारत में प्रथम बार तेल निकला था असम के नाहरकटिया से। हमने इस विषय में बात की थी पूर्व में कि भारत में प्रथम तेल असम के नाहरकटिया से प्राप्त हुआ था। तो देखिए पहली पाइपलाइन है भारत की नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ये भारत की पहली पाइपलाइन है जो असम के कुओं से नूनमती तेल शोधनशाला तक 443 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और आगे ये बरौनी पड़ता है बिहार के अंदर, बरौनी बिहार तक जाती है। देश की प्रथम पाइपलाइन है। अब दूसरी बात करें गुजरात की पाइपलाइन की, तो गुजरात में सबसे प्रमुख पाइपलाइन है अंकलेश्वर कोयली तेल शोधनशाला, जिसका निर्माण हुआ था 1965 के अंदर। ये गुजरात की सबसे प्रमुख पाइपलाइन है। इसके अलावा कलोल साबरमती तेल पाइपलाइन, नौगांव कालेल कोयली पाइपलाइन, कंबे तुबर गैस पाइपलाइन, अंकलेश्वर बड़ौदा गैस पाइपलाइन और कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन, ये गुजरात की प्रमुख पाइपलाइन है। और ये सब भारत की प्रमुख पाइपलाइंस हैं जो परिवहन का सबसे सस्ता और सुगम साधन बनाती है। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा चैप्टर आज पूरा हो गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।